और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी संपादक ओम प्रकाश लगातार बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत शर्मा भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। पहले मैं ओपी सर का रुख करना चाहूंगी। ओपी सर, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का आ रहा है और जो स्थिति है, अगर आप देखें स्तर जो है राजनीति का, वो कहां से कहां पहुंच गया है। मतलब पहले विकास की बात हो रही थी और अब सीधे धर्म की राजनीति। बिल्कुल देखिए, चुनाव में कहते हैं कि जब जिसको जिस तरह के मौके मिलते हैं उनको भुनाने में कोशिश कोई पीछे नहीं रहता। प्रधानमंत्री को देखेंगे, शुरू में परिवारवाद का मुद्दा उठाया उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने विकास का मुद्दा उठाया, फिर उसके बाद उन्होंने जहाँ जहाँ जिस इलाके में गए वहाँ के लोकल मुद्दों को उठाए। जब वो राजस्थान आए या जब छत्तीसगढ़ गए तब उन्होंने ट्राइबल्स और जो पिछड़े वर्ग थे या जो दलित समाज थे उनके मुद्दों को उठाकर उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि कैसे कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो कैसे उनके साथ भेदभाव होगा या कांग्रेस क्या करने वाली है, जातिगत जनगणना करके कांग्रेस क्या करेगी। इसीलिए वो बार बार अब जो भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री, उसमें बार बार कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं जिसमें जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण की बात की गई है। लेकिन सर एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कल जो है कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचा था जिसमें उन्होंने 17 शिकायतें की थी, जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से मैनिफेस्टो को लेकर के संपत्ति के बंटवारे को विशेषकर जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है उसको उन्होंने कोड किया था और कहा था कि अगर मैनिफेस्टो उन्हें समझ में नहीं आया तो हम समझाने को तैयार हैं, पर इस तरीके की बातें ना करें। चुनाव आयोग में जाने के बावजूद भी क्या इस तरीके से बयान खुले मन से कोड करना एथिकल है क्या? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग इसकी जांच करेगी कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में क्या कहा है और कहां पे उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। लेकिन आप देखिए, राजनीति जो है, चाहे कांग्रेस के नेताओं के भाषण को सुनिए या प्रधानमंत्री के भाषण को सुनिए, राहुल गांधी जहां भी जाते हैं उन भाषणों में अडानी, अंबानी और रिसोर्सेज की बात करते हैं कि कैसे 80 से 90% धन जो है वो कुछ 20-22 बिजनेस घरानों में है। और उसी की काट प्रधानमंत्री ने निकाली है कि आपने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा कि इनका धन ले लेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, जिनके पास भी धन है उनका धन लेके आप रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बातें जो है अब पहले, उसके बाद जो है परिवारवाद से अब कह सकते हैं कुछ हद तक दूसरे चरण में जो लड़ाई है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज और जातीय जनगणना, इन पे आ गई है। ठीक है, हमारे साथ प्रशांत भी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, अगर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जरा यहाँ का समीकरण हमारे दर्शकों के लिए समझाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको समझाना चाहूंगा। जहां प्रधानमंत्री ने आज रैली की, ये टोंक सवाई माधोपुर का उनियारा विधानसभा क्षेत्र आता है। उनियारा से ही जो विधायक हैं कांग्रेस के हरीश मीणा, वही लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भाजपा के सामने, तो इसलिए ये जगह महत्वपूर्ण हो जाती है जहां प्रधानमंत्री की रैली कराई गई। दूसरी चीज, इस सीट से ही यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी कहा जाता है टोंक को, और सचिन पायलट का भी इफेक्ट यहाँ देखा जाता है। तो सुखबीर जौनपुरिया जो है भाजपा प्रत्याशी, वो गुर्जर जाति से आते हैं, वही मीणा जाति से आने वाले हरीश मीणा उनके सामने कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं ये बयान जो आज प्रधानमंत्री की ओर से आए हैं कि आपकी संपत्ति वाले बयान कि उन्हें छीनकर एक विशेष समुदाय को दिया जाएगा, तो ये हो सकता है कि भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण का कार्य करे, क्योंकि यहाँ के समीकरण इस बार भाजपा के पक्ष में नहीं बताए जा रहे थे कि एक तरफ हरीश मीणा का खुद का निजी जो जातिगत समीकरण है, साथ में मुस्लिम समीकरण है, तो वो कांग्रेस को एक बढ़त दिलाने में कामयाब होता दिख रहा था, तो उसे आज रोकने का प्रयास किया गया है। लेकिन प्रशांत, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हनुमान चालीसा को कोड किया है कि हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हुआ करता था, क्या वो पोलराइजेशन करने में एक सक्सेसफुल बयान आपको नजर आता है क्या? क्योंकि इस बयान के बाद जो माइनॉरिटी है वो सीधे तौर पर डाइवर्ट हो जाएगा। जी देखिए, राजस्थान की राजनीति की बात करें तो उन्होंने दो जिक्र विशेष रूप से किया। एक तो कर्नाटक का हनुमान चालीसा का और दूसरा रामनवमी पे जो यहाँ रोक लगती थी। टोंक वो एक क्षेत्र है जहां पे कई बार आपसी सांप्रदायिक तनाव हुआ है, दंगे तक हुए हैं,
और पिछली कांग्रेस सरकार का जो उन्होंने जिक्र किया कि रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकलती थी उस पर रोक लग जाती थी, तो उन्होंने वो कनेक्ट कराने का प्रयास किया है, लोगों को याद दिलाया आज हनुमान जयंती के दिन जब उन्हें गदा भेंट की गई उसके बाद कि यहाँ पे वही हालात फिर हो जाएंगे, इसलिए कांग्रेस से दूर रहिए। तो निश्चित रूप से ये जो एक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है वो शायद भाजपा उसमें सफल हो, क्योंकि इस क्षेत्र को माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम के हिसाब से ये तनावग्रस्त इलाका रहता है। राजस्थान पुलिस इसको लेकर हमेशा अलर्ट रहती है, कोई भी ऐसा उत्सव होता है तो यहाँ शोभा यात्रा पे विशेष नजर रखी जाती है और कई बार इस पे कांग्रेस सरकार में बैन भी किया गया है, तो ये एक असर डाल सकते हैं। दूसरी चीज कि महिला अत्याचार के मामले में भी उन्होंने राजस्थान को फिर नंबर 1 बताया था कि कांग्रेस राज्य में नंबर 1 हो गया था, तो कहीं ना कहीं वो जो इलाका है उसको एक जोड़ने का प्रयास किया गया है। जी